नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष ये क्या हो रहा है में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। हर तरफ बयानबाजी, प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप, कहीं विघटनकारी बोल तो कहीं आतंकवादी के बयान पर हद दर्जे की बयानबाजी, कूटनीतिक मामलों पर भी राजनीतिक निशानेबाजी। कोई अफजल गुल के पक्ष में नारेबाजी कर रहा है तो कोई नमन, तो कोई नमाज के लिए अमन चैन को दांव पर लगाने के लिए आमादा है। क्या देश में अराजकता का माहौल है? सरकार असमंजस में है या असफल हो रही है? जी हां, यही हमारा आज का विशेष ये क्या हो रहा है। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन देश की स्थिति सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। कहीं धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है तो कहीं आतंक के नाम पर, और इन सब के बीच आम आदमी पिसता जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला एक बार फिर सुर्खियों में रही। कारण है बसंत पंचमी और शुक्रवार का एक ही दिन पड़ना। हिंदुओं ने दिन भर पूजा की और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदायगी की। सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहाँ कर रखे थे। एक तरफ मध्य प्रदेश के धार जिले में तनाव की स्थिति बनी रही, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का विरोध तेज हो गया। अफजल गुरु की बरसी पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश विरोधी नारेबाजी की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली जावेद को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत विरोधी नारे लगाने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। देश में यदि कोई भी भारत विरोधी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। और जेएनयू में जो कुछ भी हुआ है, इसके लिए मैंने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को जो भी आवश्यक इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए वो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है, और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होगी। तो वहीं अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही के चौथे दिन उसने कई बड़े खुलासे किए। गुरुवार की गवाही में इशरत जहां मामले में हेडली के खुलासे के बाद सियासी पारा चढ़ गया। सत्ता पक्ष विपक्ष से इस मामले में माफी की मांग कर रहा है, जबकि विपक्ष अभी भी मामले को फर्जी एनकाउंटर करार दे रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे रहे हेडली ने बताया कि आतंकी हमले की साजिश के दौरान मुंबई एयरपोर्ट को टारगेट में शामिल न किए जाने पर मेजर इकबाल ने आपत्ति जताई थी। साथ ही हेडली ने बताया कि सिद्धि विनायक मंदिर से उसने कलाई पर बांधने वाले 15 से 20 धागे भी खरीदे थे। ये धागे मुंबई हमलों को अंजाम देने आए कसाब और उसके साथियों को दिए गए ताकि वे भारतीयों जैसे नजर आए और उन पर शक न हो। एक तरफ मध्य प्रदेश की भोजशाला में नमाज और पूजा को लेकर सियासत की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं आतंकी हेडली हर रोज नए नए खुलासे कर भारत की सुरक्षा को धता बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच कहीं न कहीं देश के हालात खराब हो रहे हैं। कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है। तो सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ होता रहेगा और सरकार देखती रहेगी? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। क्या सब कुछ यूं होता रहेगा, इससे कुछ आगे भी होगा, या कुछ सख्ती की जाएगी और वो अच्छे दिन कब आएंगे? इसी की चर्चा पूरे देश में है। कारोबार पिछड़ता जा रहा है, ठप होता जा रहा है। हर तरफ इसी तरह की बयानबाजियां हैं। कोई जाति के रंग में, वर्ग के रंग में चीजों को रंगने की कोशिश कर रहा है, कोई सांप्रदायिक रंग में कोशिश कर रहा है, और कोई आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है, और फिर कोई
किसी आतंकवादी के बयान को कूटनीतिक बयान के बजाय उसे राजनीतिक बयान के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हो क्या रहा है? क्या अब भी हम नहीं संभलेंगे? क्या हम लोकतंत्र के इस दौर में भी क्या हम परिपक्व नहीं होंगे? और क्या देश का ध्यान सिर्फ इन्हीं चीजों पर होगा कि कहां हरा है, कहां भगवा है, कहां नीला है? क्या हमारा ध्यान सिर्फ इन्हीं चीजों पर होगा? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के नेता दुर्गेश केसवानी और कांग्रेस की नेता संगीता। रमेश शर्मा साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। आप बहुत वरिष्ठ हैं, हमसे अगली पीढ़ी के। देश में बहुत ढेर सारा माहौल, बहुत सी चीजें आपने देखी हैं और हमसे पहले की पीढ़ी को भी आपने देखा है, समझा है, और मीडिया में आप बहुत वरिष्ठ हैं। हो क्या रहा है देश में? हर तरफ जिसको जो मौका आता है उस पर बोलता है। किसी भी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना छोड़ दिया है धीरे धीरे कुछ लोगों ने, और अजीब सा माहौल होता जा रहा है। ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि देश में वाकई बहुत अजीब सा माहौल हो रहा है, और इसको मैं दो दृष्टि से देखता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल से जब से केंद्र में सरकार नई आई है और जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने बाहर यात्राएं की थी, उनको समर्थन मिला था और उनको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और उन्होंने निवेशकों को यहाँ आमंत्रित किया, उसके बाद से देश में बराबर ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जिससे लगे कि ये देश खराब है, अशांति है, खूब खराबा है और एक सरकार की इमेज बिगड़े। कई ऐसे मुद्दे थे जो झूठे तरीके से उठाए गए और जैसे एक मुद्दा को सच सामने आया वो मुद्दा खत्म हो गया, दूसरा मुद्दा आ गया, एक एक शब्द पर राजनीति हुई। वही मुझे कई बार सरकार की इस बात पर भी बहुत आश्चर्य होता है। बहुत सारी चीजें बहुत साफ है, जिस तरीके से जेएनयू की घटना साफ है, जिस तरीके से प्रेस क्लब की घटना साफ है। हम पाकिस्तान से तो ये मांग करते हैं कि वो हमको आतंकवादी भेजे, लेकिन हमारे अपने देश में जो माहौल जो लोग बिगाड़ रहे हैं उन पर सरकार को जो सख्त की जाना चाहिए वो सरकार उतनी सख्त नहीं हो रही। लेकिन रिजवान भाई, ये मैं कहना जरूर चाहूंगा कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। देश की बहुसंख्यक जनता शांति चाहती है और ढंग से जीना चाहती है। इसका उदाहरण हमने आज भोजशाला में भी देखा। जिन्हें पूजन करना थी वो भीतर जाने के बजाय उन्होंने बाहर यज्ञशाला बनाई, और जिन्हें नमाज अदा करना थी उन्होंने भी भीतर जाने की जिद करने के बजाय उन्होंने छत पर नमाज की। ये जो सौहार्द की बात है, इस सौहार्द की बात चर्चा कम होती है, और जिस एक आध आदमी ने अगर थोड़ा सा तनावजनक और नकारात्मक अपना स्टेटमेंट दिया उसकी चर्चा ज्यादा होती है। मैं समझता हूँ जो लोग देश के विकास को, तरक्की को पसंद करते हैं, जो सद्भाव को पसंद करते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छे से उठाना चाहिए। और मैं आपको भी इस बात के लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने वाकई देश में क्या हो रहा है लोगों का ध्यान खींचने के लिए रिजवान भाई ये डिबेट का आयोजन किया। जी धन्यवाद। दुर्गेश, बहुत जिम्मेदारी है आपकी पार्टी पर। जिस तरह से आज भोजशाला में, जैसा रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा, प्रशासन ने बहुत बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाई, प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा, साथ ही मीडिया ने भी बहुत हद तक अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लेकिन कुछ लोगों ने वहां भी मौका नहीं छोड़ा, कोई धरने पर बैठ गए, कोई कुछ कर रहे हैं। और ये बड़ा अजब है कि जो लोग ज्यादातर जिनके संपर्क या संबंध सत्ता की तरफ है, सत्ता के पक्ष में है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनका जो रवैया है उसका वो भी बड़ी चिंता में डालता है। साथ ही कभी हम हेडली ने कुछ कहा तो उसको हम राजनीतिक फायदे माइलेज उठाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाते। सत्ता का धर्म तो यह है, राजनीतिक खास तौर से सत्ता पक्ष का, कि वो बड़ा इंतजार करे, बड़ा संभल कर बोले, लेकिन एक पल भी नहीं लगाते। हम इसको कूटनीतिक इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत तरह की चीजें। इसके साथ ही कहीं ISIS का कोई झंडा दिखाने लगता है, कोई देश के मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने की हिम्मत करता है। ये हो क्या रहा है? क्यों नहीं आप लोग रोक पा रहे हैं इन चीजों? रिजवान भाई, सबसे पहले तो भोजशाला का मुद्दा ले लें। जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वहाँ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को यह जवाबदारी दी और उन्होंने इस जवाबदारी को बखूबी निभा के पिछले 1 महीने से निरंतर वो वहाँ पे दौरे करते रहे, सभी समुदाय के लोगों से मिलते रहे और उन्होंने चर्चा की, निष्पक्ष रूप से प्रत्येक वर्ग के लोगों से चर्चा करके। आज मध्य प्रदेश जो कि शांति के टापू के नाम पर जाना जाता है, उस चीज को चिंतार्थ करते हुए उन्होंने ये कार्य किया है। मैं
आपके माध्यम से ये बात भी दोहराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा पटल पे नरोत्तम मिश्रा जी को जो तेंदुलकर की सजा दी थी और उन्होंने आज वो बखूबी उस चीज को निभाते हुए आज इस विपरीत परिस्थितियों में भी एक ही जगह पे उन्होंने मध्य प्रदेश में इबादत भी करवाई और पूजा भी करवाई। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, पूरा प्रशासन बधाई का पात्र है, पुलिस प्रशासन एवं आप मीडिया कर्मियों ने भी जो जनता के बीच में वो बात जाके रखी है आपने भी, उसके लिए भी आपका साधुवाद है, धन्यवाद है। और जैसा कि माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि किसी चीज को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवाद कहीं पे भी स्वीकार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी बख्शा नहीं जाएगा तो हम 60 साल से सुन रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से रिजवान भाई कार्रवाई की जाएगी, ठोस कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपने नरोत्तम मिश्रा का जिक्र किया है तो हम कोशिश करेंगे टेलीफोन लाइन पर उनको भी जोड़े और उनसे भी बात करें, ताजा वहां के हालात में कैसे वो कामयाब हो गए इस तरह से। और विघ्न संतोषियों ने तो कुछ न कुछ वहां भी खुरापात की, लेकिन फिर भी वो कामयाब हुए और दोनों समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे, जो समझदार लोग थे, वो सामने आए और उन्होंने सरकार की उन कार्रवाइयों का भी बहुत हद तक समर्थन किया और भरोसा भी जताया। लेकिन क्या इस तरह का माहौल, इससे निपटने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है, या दिन पर दिन इसी तरह से हम इन्हीं चीजों में उलझते जाएंगे, दूसरी और बात नहीं करेंगे? इससे ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। संगीता, आप क्या कहेंगी? रिजवान जी, मैं दुर्गेश जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि माफ नहीं किया जाएगा भारत विरोधी बात कहने वालों को, या बख्शा नहीं जाएगा जो कहा है। तो सबसे पहले तो प्रश्न यहीं पर उठता है कि भारत के तिरंगे का अपमान प्रधानमंत्री के द्वारा विदेशों में किया जाता है, राष्ट्रीय गान का अपमान प्रधानमंत्री के द्वारा विदेशों में किया जाता है, और प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों में ये कहा जाता है कि मैंने कौन सा पाप किया था जो भारत में जन्म लिया। तो प्रधानमंत्री जी को कैसे माफ किया जा रहा है, सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पर उठता है। इस पर जवाब देना चाहिए राजनाथ सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और पार्टी है उसको। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं रिजवान जी की अराजकता का माहौल है, जिसके मन में जो आया वो स्टेटमेंट दे रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, किसी पर भी सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहा है। जहां अभी असहिष्णुता की बात चल रही थी, इसके पहले भी कई ऐसे मामले हम देखते आ रहे हैं लगातार कि जब से 2 वर्ष होने को आए हैं सरकार को, तो प्रधानमंत्री जी का देश की तरफ ध्यान नहीं है, विदेशों के दौरे पर ज्यादा ध्यान है। तो देश की स्थिति को पहले प्रधानमंत्री जी संभाले, उसके बाद आगे कोई निर्णय ले। तो अभी प्रधानमंत्री अभी भी अचानक बिना कार्यक्रम के अनुमति को देखने गए थे, विदेश में भी उनका ध्यान है। जी, वही कह रही हूँ कि वो 2 से 3 ऐसे मामले जो अचानक उनकी भारत यात्रा के दौरान मिल जाते हैं, उसको वो बिल्कुल निभा लेते हैं, परंतु अधिकतर ध्यान जो उनका है वो विदेशों में है। जहां तक प्रश्न उठता है कि उन्होंने देश की जनता के लिए जो जो वादे किए थे, उन्हें 2 साल होने आए, उससे पूरा नहीं किया। अच्छे दिनों की बात कही थी, वो पूरी नहीं की। देश की जनता केवल एक चीज चाहती है कि महंगाई कम हो और माहौल प्रदेश का अच्छा रहे, अमन चैन से जनता रहे। और जनता क्या चाहती है? आप जनता को इसे तरह तरह के मुद्दे क्यों देते चले जा रहे हैं? आपके नेता, आपके सारे जो मंत्री हैं वो गलत तरीके के स्टेटमेंट देते हैं और देश में गलत माहौल बनता है। तो ये स्थिति कैसे हो रही है? मतलब सरकार में कहीं ना कहीं कोई कमी है। मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी है, मंत्री, वरिष्ठ मंत्री भी है और धार के प्रभारी मंत्री। नरोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से आज आपने नमन और नमाज दोनों एक साथ बहुत कामयाबी से सरकार ने किया, आपको बहुत बधाई। कैसे, बहुत बड़ी चुनौती थी, आपको कैसे अंजाम दिया आप लोगों ने? मैंने सरकार में आप तो सरकार के सबसे बड़े नुमाइंदे वहां मौके पर वही थे। मैंने मौके पर तो था, लेकिन सब निर्देश मुख्यमंत्री जी का था जी। जैसा उनका भाव है सर्वधर्म समभाव का जी। और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को जिस तरह से वो प्रतिपादित करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान, सबको साथ लेके चलना, ये भाव था। और लगातार उनकी मॉनिटरिंग और संवाद। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि संवाद हर समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम विशाल मन को सबको समेट के चलने की इच्छा मन में धारण करें, तो सभी को ये बात समझ में आती है। और वही कारण था कि आज ये सारे कयास झूठे निकले और एक खरोच भी किसी को नहीं आई और एकदम दोनों चीजें बहुत अच्छी हुई। वो तो जो बड़ी चुनौती थी, ऐसे समय में किस तरह का समर्थन मिला, या ऐसे समय में आपको और भी कई असुविधाजनक परिस्थितियों का जब सामना करना पड़ा होगा, कैसे किया और फिर कैसे कामयाब तो आप हो ही गए, बधाई आप लोग।
बिल्कुल भी चुनौती मुझे नहीं लग रही थी। मैंने जैसा आपसे गुजारिश की है कि दोनों समुदाय के लोगों से जब जब चर्चा की, दोनों की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव जवाब आए। भोज उत्सव समिति से भी जब भी हमने बात की, सभी लोग शांति के पक्षधर थे, सभी अच्छा चाह रहे थे, और वही कारण है कि ये समाधान निकला। कुछ लोग धरने पर बैठ गए, कुछ विघ्न भी डालने की नहीं, डरना मरना तो नहीं कह सकते हम उसे। ठीक है, और सबको अपनी अपनी बात कहने का डेमोक्रेसी में हक है, और सबका अपना अपना अंदाज है। देखो जी, आपको बहुत बधाई, लेकिन मैं देश के कुछ घटनाओं पर, आज हमारी ये चर्चा है देश के कुछ घटनाओं पर है। हर तरफ एक अजीब सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई अफजल गुरु के पक्ष में नारेबाजी लगाता है, कोई देश के खिलाफ नारे लगाता है, कोई हरे रंग का झंडा या कोई काले रंग का झंडा ISIS का लेकर घूम रहा है, कोई भगवे रंग का झंडा लेकर बहुत तरह की बातें कर रहा है, कोई नीले रंग का झंडा भी लेकर बात कर रहा है, और हर तरफ एक अराजक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार प्रदेश में भी आपकी, देश में भी आपकी, निपटेंगे कैसे इन सारी चीजों से? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सोच है तो वो बहुत स्पष्ट है कि अगर हम विशाल मन से अपनी बात सबको कहेंगे तो निश्चित रूप से सबको समझ में आती है ये चीज। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता शर्मा, आप कुछ कह रही थी? मैं दो बातें कहना चाहूंगी। जो मिश्रा जी ने कहा है कि वसुदैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव की भावना की बात कह रहे थे, तो ये केवल बातों में ही कहते रहेंगे या इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे? अगर हम धार की, अब ये दुर्गेश जी से पूछ लेंगे। हाँ, अगर हम धार की ही बात करें, भोजशाला मामले को देखें, तो कल ही इन्हीं की सांसद सावित्री ठाकुर का बयान था कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाए बसंत पंचमी के दिन। तो एक तरफ सरकार क्या बोल रही है और दूसरी तरफ इनके स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं, तो ये लोग एक साथ ही नहीं है। एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, दोनों हाथ में लड्डू लेकर चलना पसंद करते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि बातों में तो गंगा की तरह पवित्र बताते हैं खुद को, और जब स्टेटमेंट देते हैं सावित्री ठाकुर जी की, अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने तो साफ तौर पर यही कहा था कि आज के दिन इनको बाहर नमाज पढ़ लेना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। तो फिर कहाँ हुई सर्वधर्म संभाव की बात? बिल्कुल, हम संजीव श्रीवास्तव की बात भी चलते हैं। मानवा निवाड़ को बहुत अच्छे से जानते हैं और भोजशाला से ही हम शुरू करेंगे, लेकिन बात देश की राजधानी दिल्ली की भी करेंगे, और कश्मीर में वो जो काले काले ISIS के झंडे भी दिखाए जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। संजय जी, कैसे देख रहे हैं आप इस तरफ? एक आतंकवादी अगर अपनी अदालती कार्रवाइयों में कुछ कह रहा है तो हम एक पल नहीं लगाते, हमें धैर्य ही नहीं है, हम इंतजार भी नहीं करते वो क्या कह रहा है। न्यायालय उस तरह के बयानों का क्या मायने निकालेगी, कैसे निकालेगी, उन बयानों को कितना उपयोग करना चाहिए, कितना नहीं उपयोग करना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कूटनीतिक रूप से इस तरह के बयानों के क्या फायदे उठा सकते हैं? हम चूकते ही नहीं है, एक आरोपों की झड़ी लगाते हैं और फिर विरोधी से उस पर प्रतिक्रिया पाकर उस सारे मुद्दों को, ये जो हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती उसको कहीं ना कहीं हम डाइल्यूट कर लेते हैं। और दूसरी ओर भोजशाला की ही अगर हम बात करें, इस तरह का माहौल, एक तरफ सरकार ने पूरी बहुत मुस्तैदी के साथ, प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ उससे हैंडल किया, लेकिन उसी सत्ता पक्ष के नेताओं ने, खासतौर से सांसद जैसे बड़े गंभीर और बड़े पद के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और खासतौर से सत्ता पक्ष के साथ ये लगातार देखा जा रहा है कि कहीं योगी आदित्यनाथ कुछ कह देते हैं, कहीं साक्षी महाराज कुछ कह देते हैं, कहीं कोई कुछ कह देता है। सरकार अपने एक अलग स्टैंड पर चलती है, नेता अलग स्टैंड पर चलते हैं, पार्टी कहती है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं उस तरह के बयानों का। तो सबसे अधिक जो सत्ता पक्ष की जवाबदारी है इन चीजों को, वो कहीं ना कहीं उसका लेक्स दिखता है। वो है क्या है, हो क्यों रहा है देश में? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि जैसे मेरे वरिष्ठ साथी शर्मा जी शुरुआत में कह रहे थे कि जनता चाहती है शांति, उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। दूसरा पक्ष आपने जो कहा, अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करें कि किस तरीके के बयान आतंकवादी घटना या आतंकवादी जो भी हेडली को लेकर आप जो कर रहे थे उस पर बयान आ रहे हैं, पर गैर जिम्मेदार रवैया हमारे यहाँ है, बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति हर विषय पर होने लगी है, देश की चिंता कहीं ना कहीं दिखती नहीं कि किसी को है, चाहे वो किसी भी तरह का राजनीति तो एक अच्छा विषय हो सकता है, लेकिन नकारात्मक राजनीति हो रही है।
ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। निश्चित तौर पर हमें तात्कालिक लाभ क्या हो सकते हैं हम उसमें जाते हैं, हम उसके पीछे नहीं जाते हैं कि इससे हमें देश में क्या हानि हो सकती है, देश को किस स्तर पर हम कहां जा सकते हैं, इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता। जब चीजें सामने आती है तो उस जिम्मेदारी के साथ वो लोग सामने नहीं आते जो पहले बहुत जल्दबाजी में बयान देते हैं। तो एक तो ये चीजें राष्ट्रीय परिदृश्य में, अगर हम मध्य प्रदेश में लौटे, धार भोजशाला की बात करें तो भोजशाला की बातों में मेरा इसमें एक बहुत सीधा सरकार जो कर रही है उसने आज किया, बहुत ठीक करने की कोशिश की और बहुत सुगत पक्ष है कि बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। एक सुखद संयोग है कि केंद्र में 2 सालों से बीजेपी की ही सरकार है, एनडीए है सरकार जी। सो ये लोग इस मसले का हल स्थायी तौर पर निकालने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? तीसरा मौका देख रहे हैं 10 सालों में कि शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ी, नमाज और पूजा को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति बनी, दोनों अपने अपने स्तरों पर अड़े हुए थे। सरकार ने एक कोशिश की, सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया। 10 साल की सरकार यदि उसमें कहीं इच्छा शक्ति होती तो इस सरकार इस तरह की चीजों को संभाल नहीं पा रही है। कुछ कहते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री को निशाने पे लेने के लिए, उनकी लोकप्रियता को घटाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके साथ साथ सबसे बड़ी चिंता यही है कि इन सब से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आम जो मुद्दे हैं, जो जरूरत के मुद्दे हैं, उससे ध्यान भी हट रहा है। इस पर सबको चिंता करनी चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।